हमारे प्रभु के वर्ष 1418 में फ्लोरेंस गणराज्य अपनी ही जुखारथा के एक स्मारक से परेशान था। भीड़भाड़ वाली पत्थर की गलियों के ऊपर सांता मारिया डेल फियोरे का भव्य गिरजाघर अधूरा खड़ा था। उसका विशाल आंतरिक भाग टस्कन की मूसलाधार बारिश के लिए खुला हुआ था। एक सदी से भी अधिक समय तक शहर ने पश्चिमी दुनिया में अभूतपूर्व पैमाने पर ऊंचाई तक निर्माण किया था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने गिरजाघर की रूपरेखा बनाई जिसमें एक विशाल अष्टकोणीय खुला स्थान था जिसकी चौड़ाई 42 मीटर थी, यानी 140 फ्लोरेंटाइन ब्राचिया, और जो अभयारण्य की मंजिल से 55 मीटर ऊपर उठा हुआ था। धरती पर ऐसा कोई ढांचा नहीं था और इससे भी बुरी बात यह थी कि इसे बंद करने का कोई ज्ञात तरीका नहीं था। परंपरागत गॉथिक निर्माण बाहरी फ्लाइंग बटरेस यानी आर्क बुतान पर निर्भर करता था, लेकिन 1367 में फ्लोरेंस ने नगर निगम के आदेश द्वारा इन्हें स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि वे इन्हें भद्दी, बर्बर, जर्मन वास्तुकला मानते थे। विकल्प के तौर पर अस्थायी लकड़ी के मचान या सेंटीना बनाकर चिनाई का सहारा देना भी उतना ही असंभव था। टस्कनी में लकड़ी की कमी की ओपेरा डेल डुओमो यानी गिरजाघर के निर्माण बोर्ड को यह डर था कि अगर गुंबद गिर गया तो उन्हें सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ेगा। गणराज्य की आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा चकनाचूर हो जाती। फ्लोरेंस ने मानवीय घमंड का एक भौतिक प्रतीक खड़ा कर दिया था। 19 अगस्त 1418 को निरीक्षकों ने एक खुली प्रतियोगिता की घोषणा की। जो कोई भी इस गणितीय असंभव समस्या का हल निकाल सके उसे 200 गोल्ड फ्लोरिन दिए जाएंगे। यहां प्रवेश करते हैं फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की। वो न तो कोई मास्टर मिस्त्री थे और न ही प्रशिक्षित वास्तुकार, बल्कि एक सुनार और घड़ीसाज थे, गुस्सैल, बेहद गुप्त स्वभाव के और अत्यधिक शक्की। जब उन्हें शक्तिशाली ऊन व्यापार संघ आर्टे डेला लाना के सामने बुलाया गया तो ब्रुनेलेस्की ने एक चौंका देने वाला दावा किया। वो बिना एक भी लकड़ी के सहारे के गुंबद बना सकते थे। जब गिल्ड के मालिकों ने उनसे उनके ब्लूप्रिंट्स दिखाने की मांग की तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी योजनाएं चुरा ली जाएंगी। इसके बजाय उन्होंने उन्हें चुनौती दी, जो कोई भी संगमरमर के अंडे को एक सपाट संगमरमर की पट्टियां पर सीधा खड़ा कर सके वही ये ठेका जीतेगा। जब विद्वान असफल हो गए तो ब्रुनेलेस्की ने अंडे के निचले हिस्से को हल्का सा पत्थर पे दबा दिया। जब उन्होंने विरोध किया कि ये तो कोई भी कर सकता था, तो उन्होंने प्रसिद्ध रूप से जवाब दिया, अगर उन्होंने मेरी योजनाएं देख ली होती तो वे भी गुंबद बनाना जान जाते। प्रभावित होने के बावजूद सतर्क रहते हुए ओपेरा ने अप्रैल 1420 में ब्रुनेलेस्की को सह प्रधान वास्तुकार नियुक्त किया और उन्हें अपने कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी लोरेंजो घिबर्टी के साथ नेतृत्व साझा करने के लिए मजबूर किया। ब्रुनेलेस्की बहुत नाराज थे। उन्हें पता था कि अपने सपने को साकार करने के लिए उन्हें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से ही नहीं बल्कि मानव विश्वासघात से भी लड़ना होगा। एक छोटी सी सूचना, अगर आपको ऐतिहासिक प्रतिभा की ये गहराई पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को रंबल पर टिप देकर समर्थन देने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण है। ब्रुनेलेस्की की प्रतिभा एक क्रांतिकारी संरचनात्मक डिजाइन में थी जिसे डबल शेल वॉल्ट या डुप्लेक्स टेस्टर कहा जाता है। एक भारी भरकम दीवार के बजाय उन्होंने एक भीतरी संरचनात्मक गुंबद की कल्पना की जो भारी और भार वहन करने वाला था और उसके अंदर एक हल्की मौसम रोधी बाहरी परत थी। दसियों हजार टन सामग्री को 200 फीट से भी ऊपर उठाने के लिए सामान्य विंच बेकार थे। ब्रुनेलेस्की ने एक क्रांतिकारी रिवर्सिबल बैल हॉइस्ट का आविष्कार किया। बैल एक दिशा में चलते थे और एक क्रांतिकारी डबल गियर सिस्टम की मदद से हॉइस्ट की दिशा बदली जा सकती थी, जिससे भारी भरकम ब्लॉकों को बिना जानवरों को हटाए उठाया जा सकता था। फिर भी मुख्य भौतिकी की चुनौती बनी रही हूप स्ट्रेस। ब्रुनेलेस्की ने अष्टकोण को पत्थर और ओक की क्षैतिज जंजीरों से बांधा जो दीवारों के अंदर विशाल बैरल हुप्स की तरह काम करती थी। सबसे शानदार था उनका चिनाई का तरीका, स्पिनापेसे या हेरिंगबोन पैटर्न। जैसे जैसे गुंबद बिना मचान के अंदर की ओर मुड़ता गया, चिनाई की हर परत का वजन तुरंत अंदर और नीचे की ओर पूरी हो चुकी रिंग्स पर स्थानांतरित हो जाता था। निर्माण कार्य आगे बढ़ने के साथ ही ब्रुनेलेस्की को लोरेंजो घिबेर्टी के साथ श्रेय साझा करने से थकान होने लगी, जो बहुत कम योगदान दे रहे थे। 1423 में ब्रुनेलेस्की ने अचानक एक तीव्र बीमारी का नाटक किया, ला फिंटा मलात्या। वो बिस्तर पर चले गए और घिबेर्टी को पूरी तरह से जिम्मेदारी सौंप दी। घिबेर्टी बुरी तरह असफल रहे, जिससे उनकी भौतिकी की पूरी अज्ञानता उजागर हो गई। मजदूर रुक गए, भ्रमित और असहाय हो गए। कुछ दिनों बाद जब ब्रुनेलेस्की चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए तो ओपेरा ने घिबेर्टी से उनकी तकनीकी अधिकार छीन लिए और ब्रुनेलेस्की को गुंबद के एकमात्र मुख्य वास्तुकार के रूप में छोड़ दिया। मानव लागत चौंका देने वाली थी। राजमिस्त्री चक्कर देने वाली ऊंचाइयों पर सीधे चिनाई में लगे लकड़ी के झूलते प्लेटफॉर्मों पर काम करते थे।
कामगारों को भोजन के लिए नीचे उतरते समय गिरने से बचाने के लिए ब्रुनेलेस्की ने ऊंचाई पर ही कैंटीन बनवाई, जहां रोटी और सूप परोसा जाता था। उन्होंने कामगारों को पानी की कमी से बचाने के लिए बहुत पतला किया हुआ शराब, जिसे अनकवातो कहा जाता था, परोसा ताकि वे नशे में न हो। राजनीतिक चालों और प्लेग की धमकियों के बीच ये संरचना धीरे धीरे फुट दर फुट ऊपर उठती गई। 30 अगस्त 1436 को निर्माण शुरू होने के 16 साल बाद गुंबद औपचारिक रूप से पूरा हुआ और उसका आशीर्वाद दिया गया। पोप यूजीनियस चतुर्थ ने तैयार कैथेड्रल को अभिषेकित किया। गुंबद का आशीर्वाद फ्लोरेंस के हर चर्च की घंटियों की खुशी भरी गूंज के बीच दिया गया। लगभग 6 शताब्दियों बाद भी फिलिपो ब्रुनेलेस्की की रचना फ्लोरेंस के क्षितिज पर आज भी छाई हुई है। 4 मिलियन से अधिक ईंटों और अनुमानित 37,000 मीट्रिक टन वजन के साथ ये अब भी सबसे बड़ा बिना सुदृढ़ीकरण वाला चिनाई का गुंबद है जो कभी बनाया गया। इस स्थान को जीतकर ब्रुनेलेस्की ने केवल एक संरचनात्मक संकट का समाधान ही नहीं किया, उनकी गणितीय कठोरता ने पर्सपेक्टिवा आर्टिफिशियलिस यानी रेखीय परिप्रेक्ष्य के नियमों को जन्म दिया। उन्होंने मूल रूप से एक साधारण मध्ययुगीन कारीगर को एक आर्किटेक्टस यानी एक स्वतंत्र बौद्धिक कलाकार के रूप में परिभाषित किया, जिससे पश्चिमी कला हमेशा के लिए बदल गई। जब 1446 में ब्रुनेलेस्की की मृत्यु हुई तो उन्हें उनके उत्कृष्ट कृति के नीचे कैथेड्रल के भीतर दफनाया गया। यह सम्मान लगभग किसी और को नहीं मिला। उनकी समाधि पर लिखा है कि उनका दिव्य बुद्धि स्वयं इस गुंबद द्वारा प्रमाणित होती है। उन्होंने साबित कर दिया कि गणित पर आधारित मानव प्रतिभा असंभव भौतिकी को भी जीत सकती है। उन्होंने एक ऐसी छाया डाली जो सदियों तक बनी रही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप गहन इतिहास की सराहना करते हैं तो कृपया रंबल पर हमें टिप देकर समर्थन करें। ऐसे और ऐतिहासिक विश्लेषणों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहास के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे।